encapsulated in your constitution is a very powerful idea. सर्वज्ञानी महाज्ञानी राहुल गांधी जी अपना ज्ञान अपने पास रखें। There is now only one institution in India, and that is the RSS. मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस खत्म हो रही है तो ये देश खत्म हो जा रहा है। जिस पार्टी ने देश में 50 साल से भी ज्यादा शासन किया हो, अगर उस पार्टी का मुखिया रह चुका व्यक्ति, जिसे करोड़ों लोग आदर्श भी मानते हों, वो विदेशी मंच पर यह कहे कि देश का लोकतंत्र ध्वस्त हो गया है, तो गलती किसकी है? अगर आपकी बात एक पल के लिए मान भी लें कि हां चलो, भारत की हर संस्था पर एक संगठन विशेष का कब्जा हो गया है, तो क्या राहुल गांधी के मुताबिक अब इसमें अमेरिकी दखल की जरूरत पड़ेगी? भारत की दशा और दिशा तभी सुधर सकती है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज हम पूछेंगे कि क्या मोदी से राजनीतिक लड़ाई के लिए भारतवर्ष की जग हंसाई करानी जरूरी है? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेरिका के पूर्व राजदूत से करीब 70 मिनट बात करते हैं और उस बातचीत में भारत की ऐसी छवि पूरी दुनिया के सामने रखते हैं जैसे इस मुल्क में कुछ बचा ही ना हो, लोकतंत्र फेल हो गया हो, संस्थाएं हैक हो चुकी हो, दुश्मन मुल्क सीने पर सवार हो और मीडिया मुखौटा बन गया हो और न जाने क्या क्या। आखिर भारत की ऐसी तस्वीर क्या आपके कलेजे को एक पल के लिए चीरती नहीं है? अगर जवाब हां है तो हम जरूर पूछेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी से बैक टू बैक हार देखने वाले राहुल को सिर्फ एक फ्रीडम का ही सहारा है, या फिर वाकई देश की संस्थाओं पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। हमारे साथ होंगे बेहद खास मेहमान जिनसे बातचीत की शुरुआत होगी। उससे पहले सुनते हैं राहुल गांधी का वो बयान जो आज दिन भर सुर्खियां बना रहा, और उससे भी पहले आपको दिखाते हैं ये अहम खबर। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी मुठभेड़ है। सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर जवानों नक्सलियों में मुठभेड़ जारी है। नक्सलियों की फायरिंग में 5 जवान शहीद हो गए हैं, 12 जख्मी हैं। जवाबी कार्रवाई में एक महिला नक्सली समेत 3 नक्सली भी मारे गए हैं। मकरंद काले इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मकरंद, पूरी डिटेल क्या है? दिनेश, 5 जवानों के शहीद होने की जानकारी मिली है और साथ ही साथ 3 नक्सली भी मारे गए हैं। अभी फिलहाल 2 MI-17 हेलीकॉप्टर भी बीजापुर पहुंचे हैं और ये जो पूरी घटना हुई है इसमें STF, DRG, CRPF और कोबरा के करीब 400 जवान निकले थे एंटी नक्सल ऑपरेशन में अलग अलग टुकड़ियों में। अब इसमें माओवादियों के साथ जो मुठभेड़ हुई है वो हिडमा की टीम के साथ हुई है। हिडमा जो है वो बताया जाता है कि झीरम घाटी का मास्टरमाइंड था और इसी की ये टीम थी जिसके साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर हुआ है। बैकअप पार्टी रवाना की गई है, लेकिन चूंकि जिन जवानों की मुठभेड़ हुई है वो वापस कैंप पर नहीं आए हैं, इसलिए बड़ी तादाद में जवान जो है वो फिलहाल संपर्क में नहीं है, यानी कि मिसिंग भी बताए जा रहे हैं कुछ जवान। अभी फिलहाल आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं हुई है कि कुल कितने जवान घायल हैं या फिर कितने जवान शहीद हुए हैं, लेकिन 5 जवानों के शहीद होने की और 12 जवानों के घायल होने की पुष्टि हो गई है। और जो आधिकारिक रूप से बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि मुठभेड़ जो है वो जो नक्सली हैं और जो सुरक्षा बल हैं उन दोनों के बीच हुई थी और कॉम्बिंग के दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ। अभी आधिकारिक रूप से और ये संख्या बढ़ सकती है, इसकी जानकारी मिल रही है। बहुत शुक्रिया मकरंद काले, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी आपसे संपर्क में रहेंगे क्योंकि आप ये जो बता रहे हैं कि कई जवान मिसिंग हैं, उस हवाले से क्या खबर है आपके पास जानकर हम समझेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं ये सुकमा बीजापुर बॉर्डर में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान लगता है एम्बुश किया गया है उधर से, और इसमें 5 जवान शहीद होने की खबर है, 12 जवान लापता हैं। लेकिन फिर इस खबर पर लौटें। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर राहुल गांधी का प्रहार। अमेरिका के पूर्व राजदूत से राहुल गांधी ने की बातचीत। भारत के आंतरिक मामलों में अमेरिकी दखल चाहते हैं राहुल गांधी। पूछा, भारत को लेकर अमेरिकी सरकार खामोश क्यों है? राहुल की नासमझी पर भारतीय जनता पार्टी का सवाल, बोले रोना बंद करें। I don't hear anything from the US establishment about what is happening in India. I fundamentally believe that America is a profound idea. The idea of freedom, the way it's encapsulated in your constitution, is a very powerful idea. But you got to defend that idea. ये क्या कहा है राहुल गांधी ने और इसके मायने क्या निकलते हैं, जरा समझने के लिए अपने मेहमानों का रुख करें। राजीव जेटली, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता कांग्रेस।
प्रोफेसर गीता भट्ट हमारे साथ आज इस चर्चा में हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में हैं। आप सबका स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले तो इसको समझना चाहता हूं मैं, सुप्रिया श्रीनेश जी, ये क्या कहा गया है कि डेमोक्रेसी अगर पार्टनरशिप के तौर पर अगर देखा जा रहा है तो अमेरिका कर क्या रहा है? वो जॉर्ज मार्शल वाला हिसाब किताब चाहते हैं, क्या है? जरा समझाइए, राहुल गांधी का नजरिया क्या है? नजरिया पता नहीं आपको समझ में कैसे नहीं आ रहा है। नजरिया तो बहुत क्लियर है, और नजरिया अभी 2 घंटे पहले बिल्कुल पानी और दूध की तरह साफ हो गया। 48 घंटे का बैन लगाता है इलेक्शन कमीशन हेमंत बिस्व शर्मा पर, क्योंकि उन्होंने उल्लंघन किया था गाइडलाइंस का। उसको डाइल्यूट करके 24 घंटे का कर दिया गया। अब वो स्वच्छंद है, जाकर कहीं पर भी वो कन्वेंसिंग कर सकते हैं, कैंपेनिंग कर सकते हैं। तो ये जो बाहरी दिखावा था निष्पक्षता का, ऑब्जेक्टिविटी का, और जिस तरह से एक के बाद एक इंस्टीट्यूशन, एक के बाद एक संस्था ढह रही है, पूरी तरह से पतन हो रहा है, उसी की बात राहुल जी कर रहे थे। मुझे कोई समझा दे कि भाई कैसे 48 घंटे का बैन हटकर 24 घंटे का हो जाता है, और उस इलेक्शन कमीशन से जिसके ऊपर अभी भी सवाल है कि भारत में जहां लोकतंत्र है, जहां पर चुनाव होते हैं, वहां पर ईवीएम मशीन्स एक भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी में पाई जाती है। उस प्रदेश में जहां पर 10.5 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। ये महज सहयोग तो नहीं है कि पूरे असम में एक भाजपा प्रत्याशी की ही गाड़ी मिली थी। सुप्रिया जी, तो जो बाइडेन आएंगे अब इसमें दखल देने, सब होते हैं। अब जो बाइडेन आकर ठीक करेंगे ये सब चीजें। जो बाइडेन नहीं आएंगे, नहीं, मैं तो आशा कर रही थी कि आप सवाल पूछकर ठीक करेंगे और आपकी सारी जमात सवाल पूछकर ठीक करेगी। मैं तो आशा आपसे आज भी कर रही हूं कि मीडिया इस देश का इलेक्शन कमीशन के बाद अब आप मीडिया पर आ गई हैं, आप वो रिपीट कर रही हैं जो राहुल गांधी ने कहा, और इसमें आप वो भी रिपीट करेंगी कि इसमें आए अमेरिका और मदद करे। अमेरिका कर क्या रहा है? हो सकता है आपकी बातें बहुत सब्सटेंशियल हो। राजीव जेटली जी से मैं समझना चाहता हूं कि आपने सब संस्थाओं को अपने कब्जे में कर लिया है, और इस वक्त भी जो आपने स्क्रिप्ट लिखकर भेजी हुई है राजीव जेटली। सुप्रिया श्रीनेश जी आप बोलिएगा। राजीव जेटली जी से सवाल है कि राजीव जेटली जी, इस समय आपने वो शब्द दिए हुए हैं क्या मुझे जो इस वक्त मैं कह रहा हूं? और दूसरे, इलेक्शन कमीशन और सारी संस्थाएं अगर फेल हो गई हैं तो ये क्या आरएसएस ने सब जगह पर घुसकर कर दिया है क्या? नहीं, मुझे पूछना है सुप्रिया जी से, हमें नहीं मालूम था, अभी तक ये जानकारी हमारे पास नहीं थी कि हमारे देश की संस्थाएं अमेरिका या पाकिस्तान से नियंत्रित होती हैं, क्योंकि इनके नेता बार बार अमेरिका और पाकिस्तान में जाकर ये बात रखते हुए आए हैं कि मोदी जी को हराने के लिए हमारा सहयोग कीजिए। मणिशंकर अय्यर ने भी ये बात रखी थी, पाकिस्तान में कहा था कि मोदी जी को हटाने में हमारा सहयोग कीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पाकिस्तान का क्या योगदान है। आज राहुल गांधी जी कैनेडी स्कूल के अंदर अगर ये मांग रख रहे हैं कि अरे अमेरिका क्यों नहीं दखल देता, तो आप सोचिए, ये आप क्या दिनेश जी, आपके पास ये जानकारी थी कि अमेरिका का क्या योगदान हो सकता है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, या पाकिस्तान का क्या हो सकता है? ये बार बार जो मांग करते हैं, अपने आप एक बात का एक प्रश्न उठाता है कि इंदिरा गांधी जी, याद कीजिए, किसी टाइम पर उन पर इल्जाम लगता था कि इंदिरा गांधी जी के जो बैलेट पेपर होते थे वो कहीं से प्रिंट होकर के आते थे, उसमें स्याही बदल जाती थी। ये ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती थी, हमें विश्वास नहीं होता था उन बातों में। शायद परिवार ने ये जानकारी अपने आगे की आने वाली पीढ़ियों को दी होगी, जिन वजहों से इन्हें बाहर जाकर ये बात रखनी पड़ती है कि मोदी जी को हराने में उनका किस तरीके का सहयोग हो सकता है। अगर वो तथ्य और सच्चाई थी उस बात में, अगर उस बातों में सच्चाई थी, तो राहुल गांधी जी का बाहर विदेशी नागरिकों से या विदेशी नहीं, राजीव जेटली, मुझे एक बात आपसे समझनी है, मुझे एक बात आपसे समझनी है राजीव जेटली। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो पूरा आद्योपांत गलत है, या इसमें आपको तकलीफ है, इसमें आपको दिक्कत है कि अमेरिका से गुहार नहीं लगानी चाहिए हस्तक्षेप करने की, या यहां पे अंदरूनी मामलों में दखल देने की? अपने देश में जब आप पूरी तरह से नकार दिए जाते हैं तो आपको दूसरे देशों में जाके शरण लेनी पड़ती है, और शरण लेने के लिए राहुल गांधी जी ने एक बार ये नहीं करा, ये बार बार इन्होंने ये मौके अपने ये कदम उठाए। आप देखिए, यूनाइटेड नेशन के अंदर जब बात करते हैं, अमेरिका में जाकर जब बात करते हैं, ऐसी कोई मीटिंग आती है जहां पर ये चर्चा होती है, तो वहां पर भी वो संघ को गाली देते हैं, लश्कर तैयबा का वहां तारीफ करते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान के अंदर इनके नेता जाकर कहते हैं हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री को हटवाइए। अब राहुल गांधी, तो इसमें दो चीजें हैं राजीव जेटली जी, एक तो जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं क्या वो मुद्दे गलत हैं, और दूसरे मुद्दे उठाए जा रहे हैं वहां तक ठीक है, लेकिन किसके सामने उठाए जा रहे हैं और किस प्लेटफॉर्म से किस प्लेटफॉर्म से हस्तक्षेप की मांग की जा रही है, किस देश से हस्तक्षेप की मांग की जा रही है, ये दो अलग अलग बातें हैं। इसमें से गलत क्या है ये जरा समझना जरूरी है। हर्षवर्धन के पास इस बात को लेकर मैं जाना चाहता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपने तो देखा होगा पूरी बात जो कही है राहुल ने, क्या क्या गलत लगा आपको और क्या क्या सही?
देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग संस्थाओं में हैं, तो ये उनको कहना चाहिए। और जब कांग्रेस की सरकार रही होगी तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही होगी, और इसमें बहुत ज़्यादा ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी पार्टी या विचार सत्ता में पहुंचता है तो उसके ही लोग वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन जब हम संस्थानों की बात करते हैं, खास करके चुनाव आयोग की बात करते हैं, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या उसी चुनाव आयोग के जो उसकी प्रक्रिया थी, जो उसकी ईवीएम थी, जो उसके प्रिसाइडिंग अफसर थे, जो पूरी की पूरी प्रक्रिया थी, उसी की वजह से कांग्रेस की सरकारें राज्यों में बनी। लेकिन जो मूल बात है, इसमें मैं 3 प्रधानमंत्रियों का जिक्र करता हूं, और मुझे सचमुच ये शर्मनाक लगता है कि अगर कोई भारत का विपक्षी नेता वो अमेरिका से अपील करे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, धमकी देता रह गया अमेरिका, जब बांग्लादेश बना था नहीं झुकी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, धमकी देता रह गया अमेरिका, मध्यस्थता की बात करता रह गया, परमाणु बम मत बनाओ, बना दिया, नहीं झुके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका और ट्रंप उनके दोस्त बताए जाते थे, कहा कश्मीर पर हम मध्यस्थता करेंगे, हम बताएंगे कैसे ये सुलझेगा, कहा हमें जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारें इतनी मजबूत होती हैं कि वो कोई अमेरिका, कोई चीन और कोई रशिया उनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। लेकिन दुर्भाग्य है कि अगर विपक्ष में बैठे हुए नेता अपनी ही पार्टी के, अपनी ही परिवार के प्रधानमंत्री के तौर पर जो जैसा उन्होंने किया था इंदिरा जी ने, वो भूल जाते हैं। अब जवाब लेते हैं सुप्रिया जी से। सुप्रिया जी, अमेरिका से मदद मांगी जाएगी अब? मैं इसका जवाब देती हूं। जो सज्जन मुझसे पहले बोल रहे थे, इंदिरा जी का नाम आप भूल गए, क्योंकि इन बाकी लोगों ने लिया तो कुछ उन्होंने नहीं किया नाम। था। इंदिरा जी ने तो अमेरिका की परवाह किए बिना उन्होंने बांग्लादेश के समय का वाकया बताया। पहली शुरुआत मैंने इंदिरा जी से की। सुप्रिया जी, जब मन में कुछ और हो तो आवाज नहीं गई होगी, आवाज नहीं गई होगी। नहीं, मेरे मन में कुछ नहीं, आप परेशान ना होइए, मैं बड़े निश्चल मन से शो करती हूँ। मैंने शुरुआत इंदिरा जी से की थी, ना रहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने शुरुआत इंदिरा जी से की थी। ऑडियो नहीं आया था। अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपने करी होगी। चलिए, आपने कुछ निष्पक्षता रखी यहाँ पर। मोदी जी तो खैर ट्रंप सरकार बनवाने चले गए थे वहां पर, अब की बार ट्रंप सरकार बनवा रहे थे। मैं 2-4 बातें पूछना चाहती हूँ। तमिलनाडु में चुनाव है तो स्टालिन के घर रेड हो जाएगी। महाराष्ट्र में चुनाव है तो सीबीआई और ईडी प्रफुल्ल पटेल और पवार जी के यहाँ पहुंच जाएगी। राजस्थान में कोई दिक्कत होती है तो ईडी अशोक गहलोत के भाई को बिठा लेती है। ये निष्पक्ष संस्थान है, निष्पक्ष संस्थाएं हैं, या ये जैसा कि इन्होंने कहा वैचारिक लोग हैं? मैं ये जानना चाहती हूं, क्योंकि ये तो भाजपा के फ्रंटल लगते हैं मुझे। इनको भाजपा में अपने समावेशित कर लेना चाहिए। आप किसान के साथ खड़े हैं तो आपके खिलाफ एनआईए लग जाएगी, किसानों के खिलाफ भी एनआईए लग जाएगी। आप किसान की बात करते हैं, आपके यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी, आपके यहाँ ईडी और सीबीआई पहुंच जाएगा। आप राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रखते हैं, आपके प्रदेश में चुनाव है, आपके यहाँ सीबीआई और ईडी पहले पहुंचता है, वोट मांगने वाला बाद में पहुंचता है। तो ये संस्थाओं का दुरुपयोग जो हो रहा है, आपको लगता है लोकतांत्रिक है? अगर आपको लगता है कि ये लोकतांत्रिक है, अगर आपको लगता है कि पवन जायसवाल और प्रशांत कनौजिया जैसे लोग जिन्होंने दिखाया कि मिर्जापुर में नमक रोटी खाने पर बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं, उनको मिड डे मील पे नमक रोटी दिया जा रहा है, उसको जेल जाना पड़ा, देशद्रोह का चार्ज लगा। देवरिया के एक निष्पक्ष पत्रकार ने दिखाया, एक बच्ची पोछा लगा रही थी, बात खत्म करने दीजिए, एक बच्ची पोछा लगा रही थी कोरोना काल के दौरान, उसकी मां एडमिट थी, उसके ऊपर देशद्रोह का मामला हो गया। सुप्रिया शर्मा ने दिखाया मुसहर घास खा रहे हैं वाराणसी में, देशद्रोह का मामला हो गया। सुप्रिया जी, आप पूरी बात कीजिएगा और मुद्दे गिनाइए। आप मुद्दे रखिए, आप मुद्दे रखिए अपने देश की सरकार को। आप विपक्षी पार्टियां हैं, कहिए जो आपको सही लगता है, लेकिन इसमें अमेरिकी दखल की उम्मीद आप कैसे करने लगती हैं? आप अमेरिका से कैसे कहने लगते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ये सब यहां हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है? मैंने मुद्दों के संदर्भ में नहीं कहा। वो कई बार सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। हम अपने मामलों में विदेशी ताकतों को मौका क्यों दें? नहीं, बिल्कुल हम अपने मामलों में विदेशी ताकतों को मौका नहीं दे रहे। सच तो यह है कि विदेश हमारे घर में बैठा हुआ है,
चीन हमारी सरहद के अंदर घुस के बैठा हुआ है, डेप्सांग और हॉट स्प्रिंग्स और गलवान वैली से निकला नहीं अभी तक, लेकिन टस का मस नहीं कर पा रहे हैं मोदी जी, और राजनाथ सिंह जी के भी मुंह पर अब पट्टी बन गई है। तो सच तो है कि यह सरकार जो है वो धृतराष्ट्र बन गई है, आंखों पे पट्टी बांध लो, हे राम जी जगत बना ही नहीं, सच तो यह है। लेकिन हम तो चुप नहीं बैठेंगे, कोई किसी से दखल अंदाजी नहीं मांग रहा है, ये क्योंकि हमारे लोकतंत्र पे सवाल अपने आप उठ रहे हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में स्वीडन में हमारे यहाँ का लोकतंत्र निरंतर का गिरता जा रहा है। आपको नहीं लगता ये बहस का विषय है? आपको नहीं लगता ये चिंता का विषय? मुझे तो सुप्रिया जी मार्शल प्लान का हवाला दिया, आपने पूरा देखा होगा सुप्रिया जी, और आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बहुत अच्छी समझ रखती हैं, तो फिर उसके बाद आप ये कैसे कह रही हैं? क्या ये उतना ही भर है जितना आप बता रही हैं? उसमें दखल के लिए सीधे सीधे कि आप क्या कर रहे हैं? बात खत्म कर लेने दीजिए। जॉर्ज मार्शल ने यूरोपियन कंट्रीज के लिए प्लान प्रेजेंट किया था, आर्थिक मदद के लिए कहा था, वरना साम्यवाद वहां आ जाएगा। उस तरह की दखलंदाजी की बात की जा रही है सुप्रिया जी, इसमें बहुत फर्क है, इसको समझिए। नहीं, बिल्कुल नहीं की जा रही है, वो आपकी थोड़ी नासमझी लग रही है, मुझे वैसी बात नहीं की जा रही। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मैं सच बताऊं, जब आपकी कैमरा टीम यहाँ पर आई और मैं किसी कारणवश दिक्कतवश लखनऊ में हूँ, मुझे ऐसा लगा कि शो का टॉपिक चेंज हो गया होगा। मुझे लगा शो का टॉपिक हो गया क्योंकि कैसे इलेक्शन कमीशन ने 48 घंटे को बैन को घटा के 24 घंटे कर दिया। जब मैंने पता किया आपके ऑफिस से तो शो का टॉपिक यही रहा। मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि आज क्या कोई चैनल इस पर डिबेट ही नहीं कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन की क्या निष्पक्षता है, क्या स्वतंत्रता है इलेक्शन कमीशन। उन्होंने कैनेडी के संदर्भ में एक बात भी कही, मैं आपको बता देता हूं, मैं तो बहुत नासमझ हूं, आपसे धीरे धीरे सीखूंगा आपको देख देख कर। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं सुप्रिया जी, ये बताना चाहता हूं कि वी गॉट टू गो टू मून। ये जो मून वाली बात है ना, चांद, इसी तरह की परिकल्पनाओं वाली बातें की गई हैं और अमेरिका से सीधे हस्तक्षेप की बात कही गई है। लेकिन राजीव जेटली, आपने संस्थाओं का वो हाल कर दिया है कि अब बाहर अमेरिका की तरफ देखने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। कांग्रेस को एक वही तरीका नजर आता है कि वो दोबारा सत्ता में आए और लोकतंत्र बचे। दिनेश जी, आपने कभी देखा अंधेरे में से कई लोग गुजर रहे होते हैं जिन्हें डर लगता है हनुमान चालीसा पढ़ते हुए निकल जाते हैं वो, और जब वो अंधेरे से बाहर निकलते हैं तो चैन की सांस लेते हैं। यही कांग्रेस के प्रवक्ताओं की हालत है। राहुल गांधी जी की कोई स्टेटमेंट आती है तो मुसीबत बन जाती है, सोचते हैं कब निकलेंगे। अभी सुप्रिया जी ने पूरा आपको गणना भाग समझा दिया कि कौन कौन सी बात पे डिबेट करनी चाहिए, केवल उस बात पे मत करिए जो राहुल गांधी जी ने कही है। तो इनकी मजबूरी समझ में आती है कि आप कहीं पर भी लेके जाइए, उत्तर प्रदेश लेके जाइए, गुजरात लेके जाइए। नहीं राजीव जेटली, लेकिन इसमें दो चीजें हैं राजीव जेटली जी, दो चीजें प्लीज। एक तो ये मूंगफली के छिलके के साथ मैं मूंगफली नहीं फेंकना चाहता। अगर उसमें यह गलत है कि अमेरिका की तरफ कैसे आप कह सकते हैं कि आप आइए और दखल दीजिए, आप क्या कर रहे हैं अभी तक, अगर ये गलत है तो दूसरा पहलू भी देखना होगा कि क्या ऐसा हो रहा है कि सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाएं बदले की नियत से काम कर रही हैं? क्या ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी ऐसी चीजें होने दे रहा है जिससे वो संदेह के घेरे में आए? इन चीजों का जवाब देना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी ने यह कह दिया कि आप अमेरिका हैं, दखल दीजिए, अगर ये गलत है तो वो गलत नहीं है जो मुद्दे उठा रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आप एक भी मुद्दा मुझे ऐसा बताइए पिछले 4 सालों के अंदर जो उठाया गया हो जिसके ऊपर इनको मुक्की ना खानी पड़ी हो, अंत में जाकर तो माफी भी मांगनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी। हम उठा रहे हैं ना ईवीएम का मुद्दा, और कौन सा मुद्दा उठना? नाक नहीं कट रही आपकी। सुप्रिया श्रीनेश जी, वैसे मैं नासमझ हूं, लेकिन एक अपील मैं आपसे करना चाहता हूं कि आप कृपया जब वो बोल रहे हैं सुन लें। आप ही की बात मैंने कही है, आपके पास में लौटूंगा। राजीव जेटली, बात पूरी कीजिए। देखिए, आपने रेडियर सुना होगा ना, रेडियर तो जो बर्फीले इलाके होते हैं उसमें वो खींच सकता है गाड़ी को। आप रेगिस्तान में उससे गाड़ी खिंचवा रहे हैं, कैसे खींचेगी बताइए? ये इनका कसूर नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता मांग करते हैं डिबेट करवानी चाहिए, वैसे कीजिए, करिए। उनकी भी थोड़ा सा उनका स्वाभिमान बना रहेगा। इस तरीके की डिबेट कराएंगे तो उनके पास जवाब नहीं होंगे। आप मुद्दे की बात यहां पर यह आती है कि आप ये बताइए, पहली बार, ये पहला मौका नहीं है जब दूसरी भूमि के ऊपर जाकर मांग की जा रही है, क्योंकि आपको अपने सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है, अपने इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर विश्वास नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि जजमेंट को भी अगर गलत इन तरीके से इंटरप्रेट करके आप स्टेटमेंट देते हैं, एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अगर इस तरीके की हरकतें करेंगे तो जवाब तो आपसे लिया जाएगा। चलिए, ठीक है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप, ये बात ठीक है। लेकिन मैं ये भी समझना चाहूंगा कि क्या ये सारा जो गड़बड़ झाला है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आत्मविश्लेषण के बजाय, इंट्रोस्पेक्शन के बजाय तमाम उन चीजों पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है जिन पर नहीं फोड़ा जाना चाहिए? वरना G23 जैसी बातें क्यों होती, क्यों अपने ही घर में विरोध के स्वर उठने लगते? जरा ये भी गीता जी से मैं समझना चाहता हूं। गीता जी,
एकदम राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से आपसे मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि ये क्यों हो रहा है? क्या इस बात पर भी कांग्रेस निगाह दे रही होगी? इसके लिए तो अमेरिका से नहीं कह सकती कि हमारे यहाँ लोग असंतुष्ट हैं, ये डिफेक्ट ना कर जाएं, कहीं और ना चले जाएं, देखिएगा। देखिए दिनेश जी, जिस प्रकार के राहुल गांधी जी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ बातचीत करी, उसमें जो जितने प्रश्न चिन्ह अभी आपने लगाए हैं, उनमें सिर्फ शायद राहुल गांधी जी ने अपना जो कांग्रेस के समय का जो इतिहास देश में रहा है संवैधानिक संस्थानों का, उसकी तरफ शायद उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। पहली बात तो ये कि एक उदाहरण में, 2 उदाहरण देना चाहूंगी, छोटे से ज्यादा समय नहीं लूंगी। एक पहला ये, जो नवीन चावला इलेक्शन कमिश्नर थे देश के, 2009 में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर गोपाल स्वामी जी ने खुद राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख के कहा था कि आप इनको हटाइए, और उसका कारण तक ये लिखा था कि जब बहुत महत्वपूर्ण और संजीदा विषयों पर जब मीटिंग चल रही होती है, बैठक चल रही होती है, तो नवीन चावला जी उठ के बाहर चले जाते हैं बहाना बना के, और उसके बाद जो है यूपीए सरकार से हमें फोन आने लग जाते हैं और हमें बताया जाता है कि किस प्रकार से आगे चुनावी प्रकरण किया जाना चाहिए। और ऐसे कई जो मुद्दे उठे, उसके बावजूद भी नवीन चावला जी को हटाया नहीं गया था, और वो बाद में इलेक्शन कमिश्नर बने थे और उन्होंने 2009 के चुनाव भी कराए थे। शायद राहुल गांधी जी उस समय इतनी सक्रियता से भाग नहीं ले रहे थे, उस समय सरकार थी उनकी, तो उनके पास शायद बहुत विषय रहे होंगे और करने के। और एक छोटा सा उदाहरण, जिससे कि क्योंकि जो ये विषय उठाया गया, संवैधानिक संस्थानों पे जिस प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल आप ऐसा कोई उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा जहां इस प्रकार से बिल्कुल जिसे ताक पे अगर जो है लोकतांत्रिक नीतियां हैं उनको रख दिया गया हो। बहरुल इस्लाम का आपको उदाहरण बड़ा अच्छा आपको दिनेश जी ध्यान में आ रहा होगा कि किस प्रकार से उन्हें 1960 के दशक में पहले राज्यसभा में कांग्रेस के द्वारा लाया गया, उसके बाद उनसे त्याग पत्र दिलवा के उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट में उन्हें न्यायाधीश बनवाया गया। उसके बाद वो वहां कुछ समय रहे, उनका वहां कार्यकाल पूरा हुआ। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि तब विपक्ष में रहा कोई भी नेता क्या पाकिस्तान से, चीन से, अमेरिका से गुहार लगाने गया था? क्या इमरजेंसी लग गई? क्या कभी वो गुहार लगाने गया था? क्या ये जो तमाम मुद्दे बता रही हैं आप उस पर, ये मैं जानना चाहता हूं। मुद्दे हो सकते हैं, हमारे घर के मुद्दे हो सकते हैं, हम लोगों के मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन क्या हम उसमें बाहरी ताकतों को मौका देंगे? सवाल ये है। ये सुनिए, राहुल गांधी ने लगातार चुनावी हार की वजह भी बताई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर राहुल गांधी का बहुत बड़ा आरोप है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है। जीत के लिए देश की संस्थाओं को स्वतंत्र होना होगा। मीडिया को मोदी सरकार ने कंट्रोल कर रखा है। I've got a real serious problem here. But there's nothing going on in the national media. There is a wholesale capture of the institutional framework of this country. Complete. There is absolute financial dominance that the BJP has. Right? There is absolute media dominance that the BJP has. It's not just the Congress. The BSP is not winning an election. The Samajwadi is not winning an election. The NCP is not winning an election. To fight elections, I need institutional structures. I need a judicial system that protects me. I need a media that is reasonably free. I need financial parity. I need a whole set of structures that actually allow me to operate as a political party. I don't have them. सुप्रिया जी, ये जो सरकारें बनी, मध्य प्रदेश में भी बनी थी, छत्तीसगढ़ में बनी, राजस्थान में बनी, पंजाब में बनी, ये भी तो इसी सिस्टम से बनी ना। और दूसरे, अगर मीडिया के कंट्रोल को लेकर या कहीं पर भी कोई तथ्यात्मक बात आपके पास है, राहुल गांधी के पास है, तो यहां आए ना, यहां आए, TV9 भारतवर्ष के प्लेटफॉर्म पे आए, यहां बताएं, हम पूरे देश को दिखाएंगे। ये अमेरिका से बात करने का, वो भी बगैर किसी सबूत तथ्य के बात करने का क्या मतलब है? अगर मैं आपसे एक सवाल कर लूंगी तो उसका जवाब नहीं दे पाइएगा आप, क्योंकि ये पूरी मीडिया की असलियत है। आज मैं मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर अपने सवाल कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूं घर के मामलों का घर पे लेकर आइए। आपकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बताइए जिसका बायकॉट होता हो, जिसको लोग कवर नहीं करते हो। अब ये बताइए, राहुल गांधी गए भी नहीं है बंगाल, अब कहां से दिखा दें उसको? हाँ बोलिए। दिनेश जी, मैं बोल चुका हूं।
दिनेश जी मैं बोल लूं? थैंक यू। अब आप मुझे बोलने दीजिए। लोकतंत्र ये कहता है जब आपने 3:1 का पैनल है तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। ऐसा है कि राहुल गांधी जी भी रैली करते हैं और मोदी जी भी रैली करते हैं, उनका अनुपात आप बता दीजिए कि आप कितनी देर राहुल गांधी जी को दिखाते हैं और कितनी देर मोदी जी को दिखाते हैं। अगर ये एक एम्पेरिकल डेटा आप प्रूफ कर दीजिए, और मैं आपकी बात नहीं कर रही हूं, मैं लार्जली मीडिया की बात कर रही हूं इंक्लूडिंग TV9 भारतवर्ष, तो मैं ये शो अभी छोड़ के चली जाऊंगी। सच तो ये है कि 1:10 का रेशियो है, क्योंकि मैंने एम्पेरिकल एविडेंस ऑफ डेटा जिसमें मैंने TV9 भारतवर्ष के भी शोज के काउंटर्स लगाकर ये एनालिसिस किया है, 1:10 का रेशियो। कितनी रैलियां की हैं बंगाल में राहुल गांधी ने, सुप्रिया जी? केरल, असम और तमिलनाडु में दे रहे थे, कितनी बार आपने दिखा दिया जरा बता दीजिएगा। आप देखती रहती है ना टेलीविजन? बंगाल आप देखती रहती है ना टेलीविजन? कैंडिडेट्स हैं, मैं देखती रहती हूँ टीवी। हाँ? और मैं काउंटर अच्छा, अब आप एक काम कीजिए, आपने इतनी गंभीर बात की है ना सुप्रिया जी, तो आपने मिनट टू मिनट रिकॉर्ड भी रखा होगा, जरा बता दीजिए कितने मिनट दिखाया गया मोदी जी को और कितने मिनट राहुल जी को, इसका आंकड़ा भी होगा आपके पास, जरा दिखा दीजिए वो पेपर भी। 1:10 का रेशियो है, 1:10 का, 1:10 का रेशियो है। मैं आंकड़ों से बात कर रही हूं भाई साहब। अब मेरी बात सुन लीजिए, बंगाल में हमारे जो इलेक्शंस है, जो हमारे कैंडिडेट्स बाने पे है, उनके लास्ट 3 फेजेस में है, और इसलिए हमारे नेता वहां पर लेट जाएंगे। अभी जहां पर 6 तारीख को इलेक्शन है वहां पर अभी कैंपेनिंग कर रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहती हूं, जब कोरोना काल चल रहा था और जब लाखों मजदूर सड़क पे पैदल चल रहे थे, इस सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कैसे हिम्मत करी सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलने की कि कोई भी सड़क पे नहीं है, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? इस सरकार के एक मंत्री ने बोला गोली मारो सालों को, जो जज उसको तफ्तीश कर रहा था उसका फेरबदल कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है वहां से। इस सरकार में जो कोरोना की प्रिपरेडनेस पर जो पैनल पूछता है सुप्रीम कोर्ट में, उस पैनल को बदल दिया जाता है। आपको लगता है ये निष्पक्षता है? और अगर आपके अकॉर्डिंग ये निष्पक्षता है भाई साहब, तो मेरे अकॉर्डिंग ये निष्पक्षता नहीं है। मेरे और आपकी निष्पक्षता की डेफिनेशन ही बड़ी दूसरी है, जो कॉम्पोजिशन ऑफ शो भी बता रहा है। मैं पूरी ईमानदारी और इज्जत से आपसे ये कहना चाह रही हूं। कॉम्पोजिशन ऑफ शो में आपने एंकर से लेकर किसी को छोड़ा नहीं है, और सब बड़ी विनम्रता से सुप्रिया जी हमेशा की तरह आपको सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं। आपने मुझको नासमझ भी करार दे दिया, वो भी मैं सिर माथे पर लेकर चल रहा हूं। नहीं, एक सेकंड। और उसके बाद जहां पर आप ये सब कह रही हैं, वो ऐसा देश है जहां पर अपनी बात रखी नहीं जा सकती, जहां पर मीडिया कांग्रेस की बात दिखाता ही नहीं है। अगर राहुल गांधी किसी रैली में गए हुए हों, चाहे उन्होंने मछली पकड़ने के लिए डुबकी लगा दी हो और चाहे पुशअप्स लगा दिए हों, मीडिया ने बाकायदे दिखाया है। अगर प्रियंका गांधी शाकुंभरी देवी के मंदिर में जाकर ध्यान लगाती हैं और कुंभ में जाकर डुबकी लगाती हैं, तो TV9 भारतवर्ष स्पेसिफिकली अपना रिपोर्टर भी भेजकर ये मेक श्योर करता है कि उनकी प्रॉपर। अरे मैडम, आपके ना कहने से नहीं हो जाएगा। सुप्रिया जी, आपको मैंने किसी को अपशब्द नहीं कहे, मैंने किसी को अपशब्द नहीं कहे, मैंने किसी को नासमझ नहीं कहा सुप्रिया जी। खैर, अभी मेरी बात सुन लीजिए, बस खत्म होने वाली है, आप कह लीजिएगा। अरे देखिए, ये इलेक्शन कमीशन पर, ईडी पर, CBI पर ऐसा नहीं हो सकता कि कुएं में भांग घुल गई हो मैडम। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे कुएं में भांग घुल गई हो और भांग निकालने के लिए अब अमेरिका से क्रेन बुलाने की जरूरत पड़ गई हो। लेकिन अगर ऐसा हो गया है, जेटली जी अगर ऐसा हो गया है, कुएं में भांग घुल गई है और RSS के जरिए घुल गई है। एक सेकंड सुप्रिया जी, आप तब तक शांत हो जाएं, थोड़ा वक्त मैं आपको देता हूं, वरना डिरेल हो जाएगी चर्चा, और वैसे भी ज्यादा वक्त बचा नहीं है। मैं जरा जेटली जी के पास ये जानने के लिए जाना चाहता हूं, क्या जेटली जी ये दावा किया जा सकता है? एक सेकंड सुप्रिया जी का ऑडियो डाउन कीजिए। मेरा सवाल जेटली जी से है। जेटली जी, क्या संगठन विशेष के लोगों को इस कदर भर दिया गया है कि अब वहां विचारधाराएं चल रही हैं, संस्थाएं नहीं? एक कैबिनेट की बैठक होती है, उस कैबिनेट की बैठक में कुछ निर्णय लिए जाते हैं। राहुल गांधी जी किसानों से संवाद करते हुए ऐसे करके फाड़ते हैं उसके डिसीजन को, जिसमें नहीं, एक सेकंड, अगर निर्णय लिए जाते हैं, एक सेकंड राजीव जेटली जी, अगर निर्णय लिए जाते हैं, कैबिनेट में लिए जाते हैं, तो लॉकडाउन को लेकर तो आज राहुल गांधी ने कहा कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कैबिनेट को सूचित तक नहीं किया गया। आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा अपमान किसको सहना पड़ता है? हमारी पार्टी में नहीं, अपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। मनमोहन सिंह जी के निर्णय को किसानों के साथ संवाद करके फाड़ना किस संवैधानिक अधिकार से किया गया बताइए? आप हम पर विश्वास नहीं, अपने देश के संविधान पर विश्वास नहीं, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं। अरे अपने प्रधानमंत्री, जो आपके प्रधानमंत्री थे, उन पर तो विश्वास कर लेते।
आपने उन पर भी विश्वास नहीं किया, उनका भी अपमान किया। मैं इसीलिए कह रहा था बड़ी चैलेंजिंग है ये बात किसी भी कांग्रेसी प्रवक्ता के लिए। आपने कहा, अभी सुप्रिया जी ने कहा हमारे राहुल गांधी जी को नहीं दिखाते। 1 घंटा राहुल गांधी जी को बीबीसी ने दिखाया था, 1 घंटा हर राजनीतिक चैनल ने दिखाया था, इस उम्मीद के साथ दिखाया था शायद किसी हल पर निकलेंगे। इस उम्मीद नहीं, के साथ शायद नहीं, एक सेकंड मुझे ये समझाइए, क्या अभी तक की कही हुई बात का, और मैं ये बात हर्षवर्धन आपसे समझना चाहता हूं, क्या सुप्रिया जी के कहने का मतलब यह है कि मीडिया बायस्ड है, ईडी सीबीआई उन पर कब्जा हो गया है, सारी संस्थाएं बायस्ड हैं, तो ऐसे में अगर अमेरिका से ना कहा जाए तो किससे कहा जाए? क्या उनके कहने का मतलब ये है? नहीं दिनेश जी, बड़ा अच्छा मुझे लग रहा था जब सुप्रिया जी बोल रही, चूंकि वो पत्रकार भी रही हैं, हम लोगों के साथी रही हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा सा उनकी बात गंभीरता सुनते हैं। हम लोग जो बहस कर रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर, वो राहुल गांधी की बात पर कर रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी की बात पर नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो ये चर्चा कर रहे हैं वो इस बात पर कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने कहा वो ठीक है या नहीं। अब मैं आपको 2-3 वाकये बता देता हूं। नहीं, एक बात और हर्षवर्धन मुझे समझाइए, आपने प्रिंट से लेकर टीवी तक, एक सेकंड, सब में काम किया है। सत्तारूढ़ पार्टी का कवरेज, सत्तारूढ़ पार्टी जो कर रही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको पॉलिसी बनाना है, एग्जीक्यूट करना है, उसका कवरेज और विपक्ष की कवरेज, ये 1:10 का रेशियो जो है, ये अमूमन रेशियो क्या होता है इसमें कवरेज का? नहीं, यूपीए के समय मसलन क्या हुआ करता था? मुझे लगता है कि सुप्रिया जी तो खुद जानती होंगी, टीवी की कवरेज हमेशा मुद्दों पर आधारित होती है, और अगर किसी को देखना टीवी में, और ये मैं बात ये कह रहा हूं, टीवी की बहस में कह रहा हूं कि ईमानदारी की बात यह है कि जहां ज्यादा लोग सुनते देखते हैं उसको जरूर दिखाया जाता है, लेकिन यह संभव नहीं है कि विपक्ष के नेताओं की रैली चल रही हो तो उसको पूरी तरह से मीडिया बायकॉट कर दे, अगर मैं ये मान लूं सुप्रिया जी का आरोप। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सब लगा के क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बदल पाई? क्या ईडी का नोटिस भेज के शरद पवार की पार्टी की सीटें कम कर पाई? और मैं कहता हूं कि इस देश में जो ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स से लड़ाई विपक्ष लड़ता है वो जनता की ताकत से लड़ता है सुप्रिया जी। वो किसी अमेरिका और किसी अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री के उनके सहारे इंटरव्यू लेकर नहीं लड़ता है। बस मेरा इतना पक्ष है, और मीडिया आप ही की बात पर, राहुल जी की बात पर 1 घंटे से बहस कर रहा है। सुप्रिया जी, दिनेश जी, मैं कुछ भी कहने से पहले ये जरूर पॉइंट आउट करना चाहती हूं कि आपने एक नेशनल लीडर के लिए कहा कि वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में कूद गए। जिस भाषा का आपने और जिस शैली में आपने प्रयोग किया, मैं चैलेंज करती हूं, अगर आप नरेंद्र मोदी के लिए इस भाषा और शैली का प्रयोग कर लीजिए और शो करते रह जाइए, आप ऑफ एयर हो जाइएगा। एक काम और कीजिएगा, अभी आप आगे और बोलते जाइए, और मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगा कि पूरा कवरेज हाल का जो अभी हुआ है उसको जरा चलाते जाइए, तो सुप्रिया जी देखती भी जाएंगी। अब मेरे से अगर बात आगे चल चुकी हो तो जो अभी बात कही कि जनता जिताती है और हराती है, जरा उस पर भी आ जाएं। आप बिल्कुल आ जाए। मैंने आपकी भाषा शैली पर इसलिए सवाल उठाया बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल किसी की यहाँ वो पर जो हिम्मत आपने नहीं है कि मोदी जी अभी मेरे को बहुत सीखना है सुप्रिया जी, ना समझी वाली बात जो आपने कही ना, मैं बहुत ना समझ हूं, अभी आपको देख देख के धीरे धीरे सीखूंगा। अब जरा बात इस सवाल का जवाब दे दीजिए। समझ है कि निष्पक्ष है कि क्या है, ये तो मैं, आप पक्षधर हैं, मीडिया तो निष्पक्ष है नहीं राहुल गांधी के मुताबिक, मैं आप पर लेकिन इसी मीडिया में बैठकर आप बातें कर रही हैं, ये बात जुदा है, और साथ में आप ऊपर देख रही हैं, जरा इसमें देखिए, हमारे दर्शक भी देख लें। ये प्रियंका गांधी के साथ हमारी संवाददाता दिखाई दे रही है सुप्रिया, जो अभी केरल में गई थी, और उनके साथ स्पेसिफिक कवरेज के दौरान उनके पूरी कैंपेन ट्रेल के साथ वो गई हुई थी, और उसके साथ ये 1-on-1 किया था उन्होंने, जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं। बहरहाल वो जहां भी जाती हैं, सुप्रिया स्पेसिफिकली कांग्रेस की हमारी बीट देखने वाली कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और वो उन जगहों पर रहती है। लेकिन इसमें फिर से एक बार डिरेल हो रहा है मामला, कभी वो दिनेश गौतम पर आ जा रहा है और कभी किसी दूसरे मुद्दे पर। एक बार इस पर आ जाएं कि क्या जनता जिताती है, हराती है, या अमेरिका? दिनेश गौतम, मेरे लिए मुद्दा आप नहीं है, मेरे लिए मुद्दा यह है कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, नागालैंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, एक के बाद एक चुनी हुई सरकारों को पैसे के दम से और एजेंसीज के दम से गिराया जाता है। आपको लगता है वो लोकतंत्र है? आपको लगता है मीडिया उसका उतना ही कवरेज करता है जितना करना चाहिए, या हमारी बातों का कवरेज करता है? बताइए जरा आप मुझे इस बात को, कितना कवरेज किया गया मध्य प्रदेश की सरकार को? हर्षवर्धन आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, हर्षवर्धन क्विकली, कोरोना को रोकने में देरी हुई, ये बताइए मुझे इस बात। 2 मिनट बचे हैं हमारे पास, हर्षवर्धन जल्दी। 10 सेकंड का सवाल है, क्या कर्नाटक और मध्य प्रदेश में आपके विधायक छोड़कर चले गए तो मीडिया उनको लेकर आता, और अगर राजस्थान में नहीं गए तो क्या मीडिया धक्का दे रहा था? सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए।
हर्षवर्धन जी, क्योंकि आप ऑलमोस्ट को एंकर कर रहे हैं शो, मैं आपका जवाब दूंगी। मुझे ईडी का डायरेक्टर बना दीजिए और कमरे में आपको मेरे साथ छोड़ दिया जाए, जो ना कहिए वो कबुलवा दूं। ये हालत होती है एजेंसीज की। एजेंसीज इस तरह का प्रेशर बना सकती हैं, एजेंसीज इस तरह से लोगों को खराब कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। और एक बात मुझे बताइए, हेमंत बिस्व शर्मा, मुकुल रॉय, नारायण राणे, जो यहाँ भाजपा में आ जाता है उसके खिलाफ सारे मामले खत्म हो जाते हैं, वो गंगा में गोता नहा के आ जाता है। इसका आंसर कोई देगा मुझे आज यहाँ पर बैठकर? मुकुल रॉय, हेमंत बिस्व शर्मा, मैं कह रहा हूँ सुप्रिया जी, ये हो गया, ये गंगा नहा, ये सब जो आप कह रही है ना वो हो गया, वो हो रहा है, मान लीजिए। तो क्या अमेरिका से शिकायत करेंगे और दखलंदाजी की मांग करेंगे? मान लूं भाई, मैं तो लोकतंत्र में इसको नहीं मानूंगी। आप मानने को तैयार होंगे? मुझे नहीं, तो अगर आप नहीं मान रहे हैं तो अमेरिका से गुहार क्यों लगा रहे हैं? थोड़ी पट्टी बांधूंगी। तो अमेरिका से किस बात की? चांद तारों की बात हो रही थी। आप तो मेरे ऊपर ही, आप तो मुझे मछली पकड़। प्रोफेसर गीता भट्ट से जरा मैं ये समझना चाहता हूं, प्रोफेसर गीता भट्ट, जरा ये बताइए, अगर ये सब कुछ है नहीं जो मैं मानने के लिए कह रहा हूं, तो अमेरिका से किस बात की शिकायत हो रही है? दिनेश जी, अगर आपको ध्यान हो कि 2019 और दूसरे मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, यूनाइटेड नेशन कश्मीर के मामले में चले गए, आज तक भुगत रहे हैं, किन किन चीजों में हम अमेरिका की तरफ देखेंगे और उसको मौका देंगे? देखिए, 2019 के चुनाव से पहले भी अगर आपको ध्यान हो, कपिल सिब्बल ने जहां भारत में नहीं, लंदन में एक बाकायदा कॉन्फ्रेंस जो है अरेंज कराई थी, और वहां पे एक सैयद शुआ नाम के पता नहीं कौन साइबर एक्सपर्ट 2-3 बुला लिए गए थे, और वहां किस प्रकार से कि ईवीएम में किस प्रकार से जो है उसको प्रश्न चिन्ह, जो भारत में ईवीएम इस्तेमाल हो रहे हैं उनके ऊपर जिस तरह से प्रश्न चिन्ह लगाया गया था बिल्कुल चुनावों से पहले, वो भी भारत में नहीं किया, लंदन में जाके किया। मतलब आप भारत के जितने संवैधानिक संस्थान हैं, जो कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है पूरे विश्व में, और प्रधानमंत्री जिस प्रकार से पूरे देश विश्व भर में भारत को सबसे जो पुराना लोकतंत्र भी है उसके कई अभी प्रमाण मिल रहे हैं, और उसको लेकर आप बाहर जाके हम अपने आप को क्यों छोटा दिखाना नहीं, चाहते हैं? इसमें क्या है कि आप किसी एक को सिरे से खारिज कर सकते हैं क्या आप ये कह सकते हैं कि सब कुछ दूध का धुला हुआ चल रहा है और एकदम परफेक्ट चल रहा है, सरकार में कहीं कोई रिफाइनमेंट की गुंजाइश नहीं है, और उंगली उठाने वाला जो है वो नाकारा है? या फिर गलत अगर ये है कि अमेरिका से गुहार गलत है, तो यहां सरकार को भी ये देखना चाहिए कि विपक्ष इस कदर बेजार क्यों दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हाजिर होते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।